हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैकपॉट क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट सोशल साइंस का होने वाला है और इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, जिससे आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। एक क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं छोड़ना है, सभी का सभी पूरी अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आप लोगों से 10 MCQ और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। पहला ऑप्शन है 1880 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1992 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1972 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर देखिए, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से किस प्रकार की वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। पहला ऑप्शन है भूमंडलीय तापन, दूसरा ओजोन परत अपक्षय, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा इनमें से सभी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा लिखा हुआ है यहाँ पर, बट नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन निम्न में से कौन है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है, बताना है। पहला ऑप्शन देखिए कोयला, दूसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ अबव, इनमें से सभी। तो यहाँ पर पूछा गया है नवीकरणीय, तो यहाँ पर विंड एनर्जी होगा। पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, बाकी अनवीकरणीय है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। निम्न में किस मृदा को काली कपासी मृदा कहा जाता है। किस मृदा को काली कपासी मृदा कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए लाल एंड पीली मृदा, दूसरा ऑप्शन है काली मृदा, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, चौथा ऑप्शन है लेटेराइट मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, काली मृदा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। पहला ऑप्शन है 34%, दूसरा 29.59%, तीसरा 33%, चौथा 39%। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग कितना परसेंट पास होते हैं, 33% में। तो यहाँ पर 33%, इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका देख लीजिए, 33% पास होते हैं। तो यहाँ पर भौगोलिक जो क्षेत्र है जो वांछित है वो भी 33% है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 6 नंबर, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा 1948, तीसरा 1950, चौथा 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना श्रीलंका। 1948 में आज़ाद हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सत्ता के साझेदारी के किस रूप को नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। सत्ता के साझेदारी की किस रूप को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्षैतिज वितरण, दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा राजनीतिक की पहियों और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बेल्जियम की राजधानी कौन है, बताइए बेल्जियम की राजधानी कौन है। पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है ब्रुसेल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। फ्रेडरिक लोरियू कौन था। फ्रेडरिक लोरियू कौन था। पहला ऑप्शन देखिए फ्रांसीसी कलाकार, दूसरा फ्रांसीसी नृत्यकार, तीसरा क्रांतिकारी व्यक्ति, चौथा इनमें से सभी। फ्रेडरिक लोरियू फ्रांसीसी कलाकार था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1787 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1788 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1789 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1784 ईस्वी। तो चलिए 10 नंबर का कमेंट आप लोग करके बताइएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास क्या है।
सतत पोषणीय विकास क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, सतत पोषणीय विकास यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियों दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण है? तो इसका उत्तर देखिए, विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग वंश के लोग राज करते थे। इन इलाकों में राजतंत्र का शासन हुआ करता था। उस काल में कई ऐसे तकनीकी परिवर्तन हुए जिनके कारण समाज में अभूतपूर्व बदलाव आए। समाज में आए इन परिवर्तनों ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, जलोढ़ मृदा जल द्वारा परिवहन किए गए पदार्थों से उत्पन्न होता है या होती है तथा जलमार्ग से जुड़े बाढ़ के मैदान में जमा हो जाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जलोढ़ मृदा का जो विशेषता है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों को याद कर लेना है। तो देखिए जलोढ़ मृदा की विशेषताएं, जलोढ़ में गाद, रेत, मिट्टी, बजरी और अच्छी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जलोढ़ मिट्टी हाल ही की उत्पत्ति की है और इसीलिए कमजोर प्रोफाइल है। जलोढ़ मृदा में एक अद्वितीय स्थिरित रूप होता है क्योंकि बाढ़ पहले की तुलना में नई परतें जमा करती रहती है। लेयरिंग की यह प्रक्रिया, जिससे स्थिरीकरण कहा जाता है, कई बाढ़ के मैदानों में स्पष्ट है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए जीवाश्मी या जीवाश्म ईंधन क्या है? दो उदाहरण दे। जीवाश्म ईंधन क्या है बताना है और दो उदाहरण देना है जीवाश्म ईंधन का। तो इसका उत्तर देखिए, पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेषों के पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों तक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दबे रहने पर जो ईंधन बनते हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला एवं पेट्रोलियम। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन है? सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन है? तो इसका उत्तर देखिए, इसके शासन में 3 मुख्य अंग होते हैं। जिससे पहला देखिए न्यायपालिका जो न्याय करती है, कार्यपालिका जो कार्य करती है, और देखिए विधायिका, ठीक है, विधायिका होता है तीसरा अंग। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सरकार के 3 मुख्य अंग हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से सभी को आपको याद करके जाना है जिससे आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से मदद करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।